आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। बागेश्वर विधानसभा में हो रहे उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही दलों के प्रत्याशियों के बीच सीधी टक्कर देखी जा रही है। हालांकि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी और यूकेडी ने भी अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन सपा का बागेश्वर उपचुनाव में अपना प्रत्याशी उतारना कांग्रेस को रास नहीं आ रहा है और इसकी वजह है इंडिया गठबंधन। दरअसल आम आदमी पार्टी ने पहले ही अपना कैंडिडेट न उतारने का ऐलान कर दिया था और ये लग रहा था कि इंडिया गठबंधन से जुड़े जो भी दल इस प्रदेश में एक्टिव हैं वो अपना प्रत्याशी न उतारकर कांग्रेस को समर्थन देंगे, लेकिन सपा ने अपना प्रत्याशी घोषित कर पूरे खेल को ही पलट दिया। अब इसे लेकर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने अपनी असहजता दिखाई है। जोशी ने कहा कि लोकतंत्र है और सभी राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने का अधिकार है। इसके तहत सभी राजनीतिक दल अपनी प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतार रहे हैं, लेकिन जब समान विचारधारा वाले दलों का आपस में समन्वय हो जाता है तो ऐसे में उन लोगों को एकजुट होकर विपक्ष को मजबूत करना चाहिए था और कांग्रेस के प्रत्याशी को समर्थन देना चाहिए था। देखिए, लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने का अधिकार है और ये लोग भी लड़ रहे हैं। तो क्या कहा जा सकता है? हमने तो पहले ही प्रयास किया कि सारे विपक्षी दल एक ही उम्मीदवार को समर्थन करते तो अच्छा रहता, सब साथ मिलकर लड़ते तो भाजपा को टक्कर भी मिलती। निश्चित रूप से सब वोट का बंटवारा तो होता ही है, नहीं नुकसान और फायदे की बात नहीं है। लोकतंत्र को नुकसान होता है। सब समान विचारधारा के लोग हैं। हमने भाजपा के खिलाफ लड़ना है। जब भाजपा के खिलाफ लड़ना है तो मैं समझता हूँ कि उपचुनाव में इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए। आम चुनाव की बात एक अलग है, उसमें आपको लड़ना ही पड़ता है। उपचुनाव में संभावनाएं कितनी है, क्या है, ये देखना पड़ता है। और यहाँ पर कांग्रेस उम्मीदवार की बहुत संभावनाएं दिख रही चुनाव जीतने की। मैं तो सारे राजनीतिक दलों से निवेदन करूंगा कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए अपने नामांकन में पुनर्विचार करें। सोचें कि इस समय हमारा पहला उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी को हराना है और बाद की बातें फिर और कर ली जाएंगी। कुछ नहीं, बागेश्वर में जो है वो बहुत थम्पिंग मेजोरिटी से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और कांग्रेस कहीं जो मुख्य विपक्ष है कहीं दिखाई ही नहीं देता है। पिछली बार जो चुनाव लड़े थे वो खुद ही जो है हमारे साथ में है, तो उन्होंने कोई स्थिति का आकलन करके तभी तो निर्णय लिया होगा। तो बागेश्वर तो हम जो है उसमें कोई चुनौती मैं नहीं मानता हूँ। यहाँ तक कि कांग्रेस के लिए भी अपनी जमात बचाने के लिए जो है वो पापड़ बेलने पड़ेंगे। इंडिया जो बनाया है इन लोगों ने, मुझे नहीं लगता है कि आगे के चुनाव पर उसका कोई असर होगा, क्योंकि उनके सबके अपने व्यक्तिगत स्वार्थ हैं। आप दिल्ली में देख लीजिए, जो राजनीतिक दल हैं अपने अपने उनके व्यक्तिगत स्वार्थ हैं। उसी तरह से आप जो है वो बिहार में देख लीजिए, आप पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, और उसमें प्रधानमंत्री बनने वाले ऐसा है जैसे भानुमति का खुनवा नहीं होता है। तो अब भारत इतने प्रधानमंत्री को थोड़ी बना सकता है। प्रधानमंत्री तो 24 में एक ही बनेंगे और नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, तो वो कितने प्रधानमंत्री भारत बना सकते हैं? तो कहीं ना कहीं इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है, जो मथुरा दत्त जोशी ने कहा वो उनका दर्द बयां करता है कि उन्हें उम्मीद थी कि जो गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर बना है उसका असर कहीं ना कहीं उत्तराखंड में देखने को मिलेगा और खासतौर पर जो आपका चुनाव होने वाला है बागेश्वर उपचुनाव में, वहां पर जो है समर्थन मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सपा ने अपना प्रत्याशी उतार दिया। यूकेडी इस गठबंधन का हिस्सा कभी थी नहीं। आम आदमी पार्टी ने पहले ही बैकआउट कर लिया और ये कहा था कि हम अपना प्रत्याशी नहीं उतार रहे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बात से आश्वस्त नजर आ रही थी कि इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं जो इस प्रदेश में सक्रिय हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रत्याशी को अपना समर्थन देंगे और विपक्ष को मजबूत करेंगे। लेकिन सपा ने अपना प्रत्याशी जैसे ही उतारा, ये जो खेल है वो पूरा पलट गया और कहीं ना कहीं ये दर्द अब कांग्रेस को होने लगा है कि जो गठबंधन बना था क्या उस पर सवाल उठने लाजमी है? क्या जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा कहा जा रहा था ठगबंधन या जो गठबंधन का एक माखौल उड़ाने की बात कही जा रही थी वो सच साबित होती नजर आ रही है? क्योंकि सपा ने अपना प्रत्याशी उतारकर ये साबित कर दिया है कि वो कहीं से कहीं तक इंडिया गठबंधन का जो हिस्सा है वो इस प्रदेश में तो नहीं है। आम आदमी पार्टी ने बेशक अपना प्रत्याशी न उतारा हो, लेकिन उनका भी ये कहना था कि हम कांग्रेस का समर्थन
खुले में जाकर नहीं करेंगे। तो ये जो गठबंधन है राष्ट्रीय स्तर पर कितना मजबूत होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस प्रदेश में तो कहीं मजबूती इस गठबंधन को मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। और खास तौर पर जो उपचुनाव है बागेश्वर का, जो एक स्टेपिंग स्टोन माना जा रहा था सभी राजनीतिक दलों के लिए 2024 के लिए, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि नाक का सवाल है, साक का सवाल है। और कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, सभी इस चुनाव को जीतना चाहते हैं, इस चुनाव को जीतने का दावा कर रहे हैं। तो आज का यही मुद्दा है कि बागेश्वर में जो हालात बन रहे हैं, इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं कमजोरी नजर आ रही है और बवाल होता हुआ भी नजर आ रहा है। तो आखिर कांग्रेस इस मामले से कैसे पार पाएगी, क्योंकि जो समर्थन की चाह कांग्रेस रख रही थी या अपेक्षा वो कर रही थी, वो कहीं मिलता हुआ कांग्रेस को नजर नहीं आ रहा है। सपा यहां पर उतनी एक्टिव नहीं है, लेकिन प्रत्याशी अपना उतार दिया है। आम आदमी पार्टी एक्टिव है लेकिन प्रत्याशी नहीं उतारा है। लेकिन दोनों ही पार्टियां ऐसा लगता है कांग्रेस को समर्थन देने के लिए तैयार नहीं है, यानी कि इंडिया का गठबंधन बागेश्वर उपचुनाव में तो नहीं दिख रहा है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और कुछ ही देर में हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ेंगे और उनसे जानने का कोशिश ये रहेगी कि आखिर क्या चाहत थी बागेश्वर उपचुनाव को लेकर, क्योंकि भाजपा का विजन पूरी तरीके से क्लियर था। एक तरफा विजन है, जीत का विजन है लोकसभा चुनाव से पहले का, और वो आश्वस्त भी नजर आ रही है। लेकिन ये जो कंफ्यूजन है इंडिया गठबंधन के जितने दल हैं उनमें बन रहा है, और खासतौर पर कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस ये उम्मीद कर रही थी कि चाहे भारतीय जनता पार्टी से जीतना हो और लोकतंत्र के साथ साथ जो विपक्ष को मजबूती देनी हो इस प्रदेश में, उसके लिए सपा का, आम आदमी पार्टी का समर्थन उसे मिलेगा, क्योंकि यूकेडी यहां पर इंडिया का हिस्सा नहीं है। ऐसे में अपने अपने प्रत्याशी उतार देना, इस बात को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि गठबंधन जो है वो प्रदेश में नहीं है, सिर्फ एक राष्ट्रीय स्तर पर बनकर रह गया है। और वो राष्ट्रीय स्तर पर भी कितना मजबूत होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। 2024 का लोकसभा चुनाव जब जो है प्रचार प्रसार शुरू होगा, उस वक्त ये पता चलेगा कि कौन किसे समर्थन देता है। लेकिन ये स्टार्टिंग पॉइंट है इंडिया गठबंधन के लिए, क्योंकि जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में तमाम 26 दल नजर आते हैं, लेकिन उत्तराखंड के बाई इलेक्शंस की अगर बात की जाए, बागेश्वर उपचुनाव की बात की जाए, तो यहां पर वो इंडिया गठबंधन नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस अलग, सपा अलग, आम आदमी पार्टी इस चुनाव में नहीं उतरी। तो अभी आपने बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय को भी सुना है। उन्होंने साफ ये कह दिया है कि ये गठबंधन जो है वो चलने वाला नहीं है। ये पहले ही साफ हो रहा था और वो धीरे धीरे नजर भी आने लगा है। लेकिन मथुरा दत्त जोशी ने कहा ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में सभी को हक है चुनाव लड़ने का, लेकिन अगर इंडिया गठबंधन बना है तो ये उम्मीद की जा सकती थी कि पूरा विपक्ष एक साथ होता, एक साथ होकर बीजेपी को हराने का काम करता और इसी के लिए कांग्रेस को अपना समर्थन देता। और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ दिगंबर नेगी जी भाजपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, शूरवीर सिंह सजवाण जी पूर्व मंत्री कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डीके पाल जी आप प्रवक्ता हैं, अतुल शर्मा जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, और सुभाष झा जी वरिष्ठ पत्रकार है वो भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले शॉर्ट में सभी से वक्तव्य लूंगे और शुरुआत करूंगी शूरवीर जी आपसे। कांग्रेस जो है इंडिया का हिस्सा है, यहाँ पर सपा है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी हट चुकी है क्योंकि कोई प्रत्याशी नहीं, समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी उतार दिया, आप बिल्कुल ही नाउम्मीद हो गए हैं। देखिए, ये चुनाव उपचुनाव है और उपचुनाव में जिस पार्टी का, जिस प्रत्याशी का क्षेत्र में लोगों के सुख दुख में काम करने का
काफी समय से अगर उसको वो सेवा में लगा है तो जीत उसकी होगी। इंडिया के लिए सारे देश के लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं। देश से बाहर भी जो लोग हैं वो भी चाह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ वो सब दल जो लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं, जो प्रजातांत्रिक प्रणाली पर विश्वास करते हैं, वो एक साथ हो रहे हैं। और इसका रिजल्ट जब 4 राज्यों के चुनाव आएंगे, उसका रिजल्ट आएगा तो उसमें पता लग जाएगा। जी। एक उपचुनाव है और इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस समय पूरी तरह से उनके मंत्री, विधायक, संतरी से लेकर मंत्री तक पूरे मुस्तैदी के साथ वहां लगे हुए हैं। पर कांग्रेस का कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं है जो कांग्रेस प्रत्याशी के लिए पूरे जोर शोर से काम न कर रहा हो। और दूसरी बात यह है कि वो ऐसा प्रत्याशी है जिसने एक छोटे से दल से पिछला चुनाव लड़ा था और वो अच्छे वोट लाया था, प्लस कांग्रेस को वोट मिलेंगे तो कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित हो जाएगी। वो योग्य प्रत्याशी है, उसकी योग्यता में कोई कमी नहीं है, उसके काम करने की जो क्षमता है उसमें कोई कमी नहीं है। इसलिए मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो योग्यता, क्षमता में अन्य प्रत्याशियों से अच्छा है, इसलिए लोग उसको वोट देंगे। लोग चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास हो और विकास की अवधारणा से जो अभिभूत हैं वो सब निश्चित रूप से उसको वोट देंगे जो काम करने वाला हो। ठीक है। अतुल शर्मा जी, आप लोगों ने तो पूरा खेल ही पलट दिया। कांग्रेस उम्मीद कर रही थी कि जो इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर बना है, क्या पता उसका एक नमूना उत्तराखंड में भी देखने को मिले, बागेश्वर उपचुनाव में, लेकिन आपने कांग्रेस को समर्थन न देके अपना ही प्रत्याशी उतार दिया। शॉर्ट में वक्तव्य दीजिए सर। मैम, ऐसा है, इंडिया गठबंधन तो बाद में बना है, लोग ये उपचुनाव पहले आ गए हैं और उपचुनाव में गठबंधन का तो अभी कोई समझौता ही नहीं हुआ है। अभी समझौता ही नहीं हुआ है तो इस समझौते को थोड़ी सभी पार्टियां अपनी प्रत्याशी खड़ा करेंगी। और जो हमने अपना प्रत्याशी जो वहाँ पे खड़ा कराया है, हमने बेरोजगारी के मुद्दे पर, आरक्षण के मुद्दे पर, हम बागेश्वर को जो है आरक्षित सीट घोषित करवाना चाहते हैं, जिससे कि वहाँ पे हिंदू, जाट, क्षत्रिय, इनको आज तक आरक्षण नहीं मिला है। तो इसमें अगर आरक्षण का होगा तो 27% का इनको बेनिफिट मिलेगा। और सबसे पहले हम वहाँ एक मिनी स्ट्रीट पुल की व्यवस्था कराने की कोशिश करेंगे अगर हम जीत के आते हैं। ठीक है। डीके पाल जी, अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए, आप लोग बहुत सेफ खेल गए। आपने ना प्रत्याशी उतारा और ना आप कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं, तो क्या माना जाए? आप एक तरह से इंडिया को नाराज भी नहीं करना चाहते और साइलेंट समर्थन भी नहीं करना चाहते। नहीं, दिव्या जी देखिए, आम आदमी पार्टी जिन राज्यों में सरकारों में नहीं है उन राज्यों में उपचुनाव नहीं लड़ती है, ये स्पष्ट है। इससे पहले भी हमने इस बार में कई बार आपको कहा है। और रही बात कांग्रेस के प्रत्याशी की, पर्सनली तौर पे मेरे बहुत लंगोटिया राजनीतिक दोस्त रहे हैं बसंत कुमार जी, और हमने 2 साल से भी ज्यादा आम आदमी पार्टी में मजबूती के साथ काम किया है। राजनीतिक संभावनाएं जैसी जिसकी होती है वो उस तरह से कांग्रेस में गए हैं। मैं पर्सनली तौर पर उनको बधाई देता हूं। और कांग्रेस को विपक्ष होने के नाते, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस से आम आदमी पार्टी का जुड़ाव अभी अभी देश में हुआ है और उसको हम गंभीरता से ले रहे हैं। और इसलिए क्योंकि हालांकि अभी वो देश को बचाने का एक गठबंधन है, 2024 से पहले उसमें सारी बातें क्लियर हो जाएगी, कांग्रेस की भी, हमारी भी और पार्टियों की भी, सपा भी, जो भी है। लेकिन अभी जो 3 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए, 3 राज्यों में भी सब पार्टियां अभी हमारे इंडिया गठबंधन के आधार पर चुनाव नहीं लड़ रही हैं। इसलिए आप स्पष्ट मान लीजिए इस बात को कि अभी इंडिया गठबंधन जो होने वाला है वो 2024 के लिए गठबंधन होने वाला है। इसलिए बार बार हम विपक्ष को कमजोर करने की जो बात मीडिया के माध्यम से या और जो सरकार में लोग हैं उनके माध्यम से की जा रही है, तो ये गठबंधन कमजोर होने वाला नहीं है। ये तो हम खुद कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष बोल रहे हैं सर। ये तो ना मीडिया कह रहा है और बीजेपी की तो बात अलग रही, वो तो हमेशा से कहती आई है। नहीं,
देखिए, दो बातें हैं। ये चुनाव उपचुनाव है, जैसे आदरणीय सूर्य वी सजवान जी ने कहा है, वो पुराने नेता है इस राज्य के, उन्होंने कहा है कि ये जो उपचुनाव है निश्चित रूप से ये पर्सनल चेहरे के आधार पर चुनाव होता है, किसने कितना काम किया है क्षेत्र में, किसने कितना किया है। और बसंत कुमार जी 20,000 से भी ज्यादा वोट लेकर के पिछले चुनाव में 2022 के चुनाव में वहां पे आए थे और वो लोगों से जुड़े हुए हैं। मैं पर्सनली तौर पर फिर यही कहूंगा कि निश्चित रूप से इस राज्य में जो अराजकता, जो तमाम चीजें की वैमनस्य, जो युवाओं में अविश्वास, जो महिलाओं में अविश्वास, इस राज्य के अंदर किसान जो है ना सड़कों पर बैठा हुआ है, अगर उसको तटस्थ करना है, मजबूत करना है, तो निश्चित रूप से विपक्ष के प्रत्याशी को जिताना चाहिए वाकई जनता ने। हम अपील भी करेंगे आपके चैनल के माध्यम से। लेकिन इसका मतलब आप ये समझिए कि ये लड़ाई न्याय और अन्याय की लड़ाई है। जो प्रत्याशी वहां चुनाव लड़ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस राज्य के लोगों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए आप इस बात को समझिए गंभीरता से। दिगंबर नेगी जी, आप लोगों को क्या लग रहा है, क्योंकि आप तो शुरू से कह रहे थे इंडिया गठबंधन ठगबंधन है, ये नहीं चलेगा, इसमें बहुत बाराती है, दूल्हा कोई नहीं है, इस तरीके की कई बातें आप लोगों ने कही, लेकिन जो आज मथुरा दत्त जोशी ने कहा है इसके क्या मायने आप निकालेंगे? ये कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं है और ये लगभग देश की जनता पहले से जानती है कि ये INDIA का जो गठबंधन है ये केवल कुर्सी कब्जाने और अपने को जेल जाने से बचाने के लिए हिंदुस्तान के महाठगों का गठबंधन है। उत्तराखंड में बागेश्वर का जो उपचुनाव होने जा रहा है और उत्तराखंड का जो ट्रेंड है उपचुनाव को लेकर के कि हमेशा उपचुनाव में जो सत्ताधारी दल होता है उसकी विजय होती है, ये आज तक का ट्रेंड रहा है। बागेश्वर का जो 2022 का चुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी के स्वर्गीय चंदन रामदास जी को 32,000 वोट पड़े थे, कांग्रेस प्रत्याशी को 20 और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को 16,000 वोट पड़े थे। आम आदमी पार्टी का जो प्रत्याशी आज वो कांग्रेस का प्रत्याशी है और चुनाव लड़ने के बाद वो एक दिन भी क्षेत्र में नहीं गए और जिस क्षेत्र से वो चुनाव लड़ते हैं वहां पे क्षेत्रवाद के कारण से, क्योंकि वहां पे पहले बागेश्वर में 3 विधानसभाएं होती थी, तो वो जो क्षेत्र जो है वो पूरी तरह से कट गया और वहां की जो जनता उसको लगता था कि वे हमारे हाथों से सत्ता दूर चली गई है। इसलिए उन्होंने उनमें अपनी संभावनाओं को तराशते हुए सब लोगों ने एकजुट होकर के, जैसे कि पहाड़ में होता ही है, एकजुट होकर के वोटिंग उनके लिए की थी। परंतु अभी सिनेरियो बिल्कुल अलग है। भारतीय जनता पार्टी सत्तासीन है प्रदेश में और विकास के सारे कार्य और उसके जो लाभ हैं वो विधानसभा तक, क्षेत्र तक पहुंच रहे हैं, जिस कारण से जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना अटूट विश्वास पुनः व्यक्त करेगी और लगभग इस चुनाव को जो मैं देख रहा हूं 22,000 वोटों के अंतर से हम जीतने जा रहे हैं। बिल्कुल। सुभाष झा जी, आप किस तरीके से देखते हैं, क्या जो मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि विपक्ष को मजबूत करना चाहिए था इंडिया की तर्ज पर, क्या आप लोग भी वही उम्मीद कर रहे थे बागेश्वर उपचुनाव के लिए, या आप लोगों ने पहले से सोच के रखा था कि इंडिया 2024 के लिए, जैसे सभी विपक्षी दल बोल रहे हैं? प्रत्यक्ष में थोड़ा अलग ढंग से देखना पड़ेगा जी। निश्चित तौर पे मनोवैज्ञानिक तौर पर ये अच्छा मैसेज नहीं किया कि सपा ने अपने प्रत्याशी उतार दिए, लेकिन सपा की रत्ती भर ताकत उत्तराखंड में चुनावी मामले में नहीं है। ये बात आज तक सपा का एक भी उम्मीदवार यहाँ नहीं हुआ, ठीक है ना, ये अनुभव बताते हैं जी। हाँ, कांग्रेस को सपा ने थोड़ा असहज जरूर किया, ये मैं मानता हूँ। दूसरी बात ये सबसे बड़ी बात है जो कांग्रेस के पक्ष में अभी है कि कांग्रेस के पक्ष में अभी लोग हैं, हम लोग भी जो भीतर से जो खबरें आ रही है, जो खबरें हम लोग लोगों से बात करते हैं, उससे जो जन क्या आ रहा है, अब मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूँ, आज भी ये बात बोलता हूँ कि आज तक कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, कांग्रेस अगर हारेगी तो अपने वजहों से हारेगी, अपने तारतम्य की वजहों से हारेगी, अपनी गुटबाजी की वजह से हारेगी। अगर इससे कांग्रेस ने कमांड कर दिया तो कांग्रेस मुझे लगता है कि अच्छा प्रदर्शन करेगी, हो सकता है बढ़त बना के जीत लेगी। एक बात। दूसरी बात, जो ये लोग जो बोलते हैं कि 26 गठबंधन और 26 गठबंधन, तो उस महोदय को जानकारी के लिए बता दूं कि उनके 38 गठबंधन है, उस हिसाब से कांग्रेस के 26 ही है। ये बातों की चर्चा ये लोग नहीं करते। मैं गिनवाना शुरू करूं तो बहुत समय निकल जाएगा, ठीक है ना। तो वो मसला अलग है।
हाँ, मनोवैज्ञानिक तौर पर भाजपा कोशिश करेगी कि कांग्रेस के ऊपर दबाव बनाए। अब कांग्रेस को ये देखना है कि छद्म के खेल में, उठापटक की खेल में, उठापटक की खेल में अपने को कैसे निकाल पाती है, ये देखना है कांग्रेस का काम। बिल्कुल। शूरवीर सिंह जी, आपने साफ तौर पर सुना एक मनोवैज्ञानिक तौर पर जो सुभाष जानी ने कहा कि अगर कांग्रेस हारेगी तो कांग्रेस की वजह से ही, और ये हम हमेशा दिखाते हैं, गुटबाजी आप लोगों के अंदर रहती है और बीजेपी या फिर कोई अन्य दल आपको नहीं हराता, आप ही के अपने नेता आप लोगों को हराते हैं। क्या इसके लिए तैयार हैं आप लोग? देखिए, जितने भी राजनीतिक दल हैं उन सब में गुटबाजी है। छोटा से छोटा दल उत्तराखंड क्रांति दल, उसमें भी आपने गुटबाजी देखी, पिछले दिनों बढ़ चढ़ कर गुटबाजी दिखाई दी। तो गुटबाजी सब में होती है। कांग्रेस की गुटबाजी दिखाई देती थी, इस वक्त दिखाई नहीं दे रही है। इस वक्त ऐसा लगता है कि कांग्रेस के सभी शीर्ष नेता इस चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा के बल पर लड़ रहे हैं। और चंदन राम दास जी को मैं पिछले 30-32 वर्षों से जानता था। वो कांग्रेस के बहुत ही निष्ठावान कार्यकर्ता थे और मुझे वहां से जो मेरे पुराने साथी सहयोगी हैं उनसे समाचार मिल रहे हैं कि उनके मृत्यु के बाद जो पुरानी कांग्रेसी उनके साथ चले गए थे, अब पुनः वो कांग्रेस में लौट रहे हैं और कांग्रेस प्रत्याशी की मदद कर रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस का प्रत्याशी वहां विजयी होगा। लेकिन और सर, जहां आप जो तक कह नेगी जी रहे ने हैं- जहां तक नेगी जी ने कहा कि हम 22,000 वोटों से जीतेंगे, ये सत्ता में जो भी व्यक्ति होता है उसकी आंखों में सत्ता की चर्बी लगी होती है। वो गलतफहमी के कारण ऐसा कह रहे हैं। और मैं समझता हूं कि मैं वहां बहुत नजदीकी से लोगों को जानता हूं। मैंने वहां काम करने का मुझको भी मौका मिला है। मैंने एक एज मिनिस्टर संगठन के रूप में भी मैंने उस क्षेत्र में काम किया है। और वहां के जितने पुराने लोग हैं उनके टेलीफोनिक टून से ऐसा पता लगता है कि इस समय उन्होंने मन बना लिया है कि वो कांग्रेस प्रत्याशी को विजयी बनाएंगे। और सरकार जो कुछ भी कर रही है उसको देखो, दंड और पुरस्कार तो देने वाली जनता ही है, लेकिन जनता जनार्दन है। आप ही के जवाब से एक मेरा सवाल ये निकलता है, आप कहते हैं स्वर्गीय चंदन रामदास के साथ जो कांग्रेसी गए थे अब वो कांग्रेस में वापस लौट रहे हैं, लेकिन हाल फिलहाल हमने देखा कि ऑनलाइन मुख्यमंत्री जुड़े हुए थे और आपके बागेश्वर नगर पालिका के अध्यक्ष सुरेश खेतवाल और उनकी पत्नी पूर्व ब्लॉक प्रमुख रेखा खेतवाल अपने अन्य साथियों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। तो अगर कुछ लोग वापस आ रहे तो कुछ जा भी तो रहे हैं सर। तो मैंने कहा ना कि कांग्रेस तो एक रेलगाड़ी की तरह है। उसके एक डिब्बे के एक तरफ से अगर 10 यात्री उतरते हैं तो 20 चढ़ जाते हैं फिर पीछे से। तो ये कांग्रेस है और कांग्रेस का इतिहास बहुत लंबा इतिहास है। कांग्रेस ने बहुत शालीनता से के साथ वर्षों तक काम किया है और वो शालीनता को फिर चाह रहे हैं लोग ये चाह रहे हैं कि अहंकार न हो, शालीनता आए। तो जिसके अंदर भी अहंकार आएगा, जिस सरकार में बैठे हुए व्यक्ति का के अंदर, विधायक के अंदर हो या मंत्री के अंदर हो, और जो अच्छे लोग भी हो सकते हैं, हर दल में होते हैं, जो अच्छे लोग हैं उनको लोग पुनः चुनते हैं और उनको अपने गले लगाते हैं। किंतु जिनको तस्वीर में मोदी जी के नाम पर विधायकी मिल गई है, मंत्री का पद मिल गया है, मोदी जी के नाम पर मिला है। अन्यथा नेगी जी जैसे लोग तो बहुत पीछे छूट गए। इनके जूनियर के जूनियर आज बड़े बड़े पदों पर विराजमान है। दिगंबर नेगी जी, सत्ता की हनक भारतीय जनता पार्टी में है, ये पूरा विपक्ष कहता है। अभी शूरवीर जी ने भी कहा, लेकिन जो आपने बात कही कि हम इतने वोटों के मार्जिन से जीतेंगे, वो तो कह रहे हैं कि इस बार जनता मन बदलने के लिए तैयार है, क्योंकि खुद करण मारा ये बोल चुके हैं कि 16 साल से एक परिवार जो है वो विराजमान था उस सीट पर, लेकिन पढ़ी लिखी जनता अब जागरूक हो गई, अब बदलाव चाहती है। मैं तो
जो भी बात कह रहा हूँ आंकड़ों और चुनावी गणित के आधार पर कह रहा हूँ। पिछली बार जो वोट वहां पड़ा वो 68,000 के लगभग वोट पड़ा, जिसमें से 32,000 वोट हमारे तीसरी बार के विधायक को पड़े, वो चौथी बार जीते थे। इनकम्बेंसी होने के बावजूद भी 32,000 वोट पड़ा और पहाड़ में 12,000 वोट के मार्जिन से जीतना एक बहुत बड़ी बात है पहाड़ के अंदर। और इस बार क्योंकि गवर्नमेंट हमारी है उत्तराखंड में, और जो बागेश्वर विधानसभा की जो आम जनता है, जनमानस है, वो इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता है कि अगर उनका विधायक सत्ताधारी दल से होगा तो वहां पर जितनी भी योजनाएं हैं राज्य की और केंद्र की, शासन प्रशासन द्वारा ज्यादा सरलता से, ज्यादा प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए वो विधायक सक्षम होगा। ये इतना हर आम मतदाता इतना जागरूक रहता है और उसी हिसाब से निर्णय करता है। उससे पहले चाहे कांग्रेस सरकारों में जो उपचुनाव में उनमें कांग्रेस के विधायक जीते हैं, है ना, और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हमेशा जो उपचुनाव में जो है सत्ताधारी दल का ही विधायक जीता है। मिथ आप लोगों ने भी तोड़ा था, तो ऐसा नहीं है कि मिथ कांग्रेस नहीं तोड़ सकती या विपक्षी दल नहीं तोड़ सकता। क्या पता इस बार मिथ टूट जाए। देखिए, ऐसा हुआ है। कांग्रेस में सुधार के बजाय गड़बड़ ज्यादा होती जा रही है। अभी कल ही जो है उनके प्रदेश अध्यक्ष ने मजबूरी से भरा हुआ एक पत्र जो है अपने सभी पदाधिकारियों को लिखा। सजवाण जी भी स्टार प्रचारक हैं और अभी तक देहरादून में ही बैठे हुए, वहां चुनाव आधा चुनाव निकल चुका है वहां। और इस राज्य में कांग्रेस का एकमात्र पूर्व मुख्यमंत्री है हरीश रावत जी, और वो चुनाव शुरू हुआ नहीं, चुनाव की मतलब निर्वाचन आयोग ने डेट डिक्लेयर की नहीं, उससे पहले उन्होंने कह दिया कि मैंने अब कुमाऊं से तौबा कर ली है, यानी वो वहाँ चुनाव प्रचार में जाने वाले ही नहीं है। जो कुमाऊं का सबसे बड़ा नेता है वो कुमाऊं में चुनाव प्रचार में जाने वाला नहीं है, उन्होंने मजबूरी अपनी बता दी है। तो कांग्रेस आज भी धड़ों में बटी हुई है। लेकिन आपने जो बात कही कि अगर विधायक जो है वहीं क्षेत्र का होगा और सरकार का होगा तो काम ज्यादा होगा। अगर हम बात करें सर, एक क्षेत्र है मालदेवता के आगे, वहां पर बारिश में पुल टूटा था न जाने कब, और उनका लोगों का कहना है कि चुनाव जीतने के बाद एक बार भी विधायक वहां की शक्ल देखने नहीं आए। कितनी बार पत्राचार हो गया, कितनी बार अधिकारियों को कह दिया गया, फिर भी उनकी शक्ल आज तक लोगों ने नहीं देखी है। तो आप ये नहीं कह सकते कि अगर सत्ता उनकी है तो विधायक जाएंगे। बागेश्वर चुनाव में फोकस करें, क्योंकि अभी आपदा नहीं, आपने एग्जाम्पल दिया तो मैं उसी एग्जाम्पल का जवाब दे रही हूं। बीता नहीं है अभी, बरसात में अभी बहुत दिन और भी शेष है, और बीच बरसात में कोई नया निर्माण हो पाना है या उसमें कर पाना है, ये सब लोग नालियां तो आप लोग बना रहे हैं सर स्मार्ट सिटी के अंदर, संभव नहीं है। ठीक है। अतुल शर्मा जी, समाजवादी पार्टी का कोई अस्तित्व ऐसे नजर नहीं आता राजनीतिक तौर पर उत्तराखंड में। आप ऐसा बेहतर नहीं होता कि आप कांग्रेस को अपना समर्थन दे देते? अगर आप अपनी राजनीतिक जमीन पहले स्ट्रांग कर लेते फिर चुनाव में आते, अभी पहले कांग्रेस को समर्थन दे देते। नहीं, ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी का अस्तित्व है, ऐसा नहीं है। आपका कहना गलत है कि समाजवादी पार्टी का अस्तित्व है। और हम तो अपना प्रत्याशी हर जगह उपस्थिति कराएंगे ना। जनता का मोह बन रहा है, जनता जो है अब इन दोनों पार्टियों से त्रस्त हो चुकी है, और इस बारी वोट समाजवादी पार्टी को बागेश्वर से काफी अच्छा वोट पड़ेगा, आप ही देख लो। इसलिए हमें पार्टी का चुनाव लड़ना तो जरूरी था। तो जिस पार्टी आप ये कह रहे हैं अतुल शर्मा जी कि जो दो पार्टी की हमेशा यहाँ पर सरकारें रही हैं उन्हीं से मोह भंग हो गया है, तो आपका कहां पर जनाधार है सर? आप इस विधानसभा चुनाव की बात करें तो भी हमारे 2 विधायक बसपा से मिले हैं, सपा से विधायक हमें एक भी नहीं मिला। मिलेगा ना, अब मिलेगा। जनता के अंदर अब झुकाव आ रहा है। तो अब बाई इलेक्शन क्यों? आपने बाई इलेक्शन क्यों चूज किया सर? आप बड़ा इलेक्शन चूज करते तो समझ में भी आता। आप बाई इलेक्शन नहीं, बाई इलेक्शन नहीं, हमको हर चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। और अब की बारी जो चुनाव होगा उस चुनाव में हम पूरी सीटों पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और अपनी 3-4 सीट आपके सामने लाके दिखाएंगे। बिल्कुल, हम भी उम्मीद करते हैं कि सपा का उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड में भी जनाधार हो। ये हर पार्टी का लोकतांत्रिक अधिकार है, वो चुनाव लड़े। डीके पाल जी, सपा की तो अपनी बात रही, आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव में उतरी, फुल फ्लेजेड उतरी, दिल्ली मॉडल आप लोग यहाँ लाना चाहे, लेकिन आपने कहा कि जहां जिस प्रदेश में हमारा अस्तित्व नहीं वहां हम उपचुनाव नहीं लड़ते हैं। लेकिन आप तो खुद अपना अस्तित्व खोज रहे थे, आप यहाँ पर पार्टी बनना चाह रहे थे, फिर आप क्यों डिनाई कर रहे हैं इस बात को? आप खुद ही कह रहे हैं हमारा अस्तित्व नहीं है। आपने जो बात कही है मुझे लगता है पहले तो वो वापस लेनी चाहिए आपको। मैंने नहीं कहा कि हमारा अस्तित्व नहीं है।
93.87 वोट लेकर के हम आम आदमी पार्टी 2022 में मजबूती के साथ चुनाव लड़ी है और ऐसे मुद्दों के साथ चुनाव लड़ी है जो हम आस करते थे कि बागेश्वर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी तो कभी मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ी। वो तो केवल सिगुफों के आधार पर चुनाव लड़ती है और अपने नेता मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ती है, उनका और कोई मतलब नहीं होता। लेकिन मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी अगर चुनाव लड़ रही है या यूकेडी चुनाव लड़ रही है वो क्षेत्रीय मुद्दों के आधार पर या बागेश्वर के अपने मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ रही होगी, लड़ना चाहिए। क्योंकि देखिए कोई भी विपक्ष हो, देश के अंदर जो वैमनस्य फैल गया है, देश के अंदर जो युवाओं में रोष फैल रहा है, देश के अंदर जिस प्रकार की स्थिति हो गई है नोटबंदी को लेकर के, 2-2 बार नोटबंदी, ये तमाम चीजों का असर आम आदमी पे पड़ रहा है। तो मेरा कहना यह है कि मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ना भारतीय जनता पार्टी के सपनों में, सोच में भी नहीं है। हमारा अस्तित्व कहाँ है कहाँ नहीं, ये आप जानते हैं। हम अस्तित्व के साथ साथ मुद्दों पर आधारित राजनीति करते हैं। हम ऐसी राजनीति करते हैं, वादा खिलाफी नहीं करते। और आज आप देखिए इस राज्य के मुख्यमंत्री जी ने अपनी सीट के लिए जो जहां से चुनाव जीत करके आए हैं, उन्होंने वहां कितने सारे वादे किए थे, क्या कोई एक पूरा हो पाया है? या जितने मिनिस्टर बैठे हैं जो रोजाना ये कैबिनेट की बैठक बुला करके निर्णय ले लेते हैं, 20, 30, 40 निर्णय एक साथ लेते हैं, ऐसे कौन से एक निर्णय पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तराखंड के अंदर कोई निर्णय लिया है जो राज्य के हित में हो, नौजवानों को न्याय के हित में हो, मेरी बहन अंकिता भंडारी के हित में हो? कहीं तो हो। हमारे पास में पानी, इसका राज्य की जवानी सब बह रहा है, सब पलायन कर रहा है, लेकिन मुद्दों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी कुछ करने को तैयार नहीं है। बागेश्वर की बात ले लीजिए, चाहे पूरे उत्तराखंड की बात ले लीजिए, हमारे हजारों करोड़ रुपए की परिसंपत्तियां, आज उस पर कोई बोलने वाला नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं बोलने वाले? क्योंकि जिसके पास सत्ता होती है उसका काम होता है उस राज्य से अपनी संपत्ति को वापस लेना। और फिर पूरे देश के अंदर आप देखिए, बागेश्वर के पास ही छोटा सा एक कस्बा है जिसको हम गैरसैंण कहते हैं, जो बीच में पड़ता है उत्तराखंड के, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है गैरसैंण के चुनाव में भी। क्यों भाई? ये भारतीय जनता पार्टी वादा करके आती है कि हम गैरसैंण को अस्थायी राजधानी बनाएंगे और चुप हो जाते हैं। तो मुद्दों के आधार पर तो ये लड़ ही नहीं रहे। ठीक है, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और अपने पूरे तंत्र के साथ में चुनाव लड़ रही है। हमारी शुभकामनाएं उनको है, चाहे गठबंधन अभी हमारा बना है नहीं बना, लेकिन जो सत्ताधारी पार्टी ने, जो सत्ताधारी नेताओं ने इस राज्य के अंदर वैमनस्य फैला दिया है, परेशानियां खड़ी कर दी है, बेरोजगार नौजवानों को कर दिया है, उसमें हम कांग्रेस को इसलिए निवेदन करना चाहते हैं उनके नेताओं के कि जाइए वहां पर ताकत के साथ में चुनाव लड़िए और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराइए, क्योंकि इन्होंने राज्य के लिए कुछ नहीं किया। ठीक है, सुभाष झा जी, यहाँ पर तमाम विपक्षी दलों को हम ये कहते हुए नजर आते हैं, मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे, लेकिन ये मुद्दे चुनाव का परिणाम क्यों नहीं बनते हैं सर? ये मुद्दे धरे के धरे रह जाते हैं जब भारतीय जनता जो है रिकॉर्ड मतों से जीत कर आती है। ये मुद्दे तब कहाँ रह जाते हैं जब प्रचार प्रसार करना होता है और जो है समर्थन जनता दे देती है। तो आपको क्या लगता है जो बाई इलेक्शंस हैं वो स्वर्गीय चंदन रामदास के किए हुए कामों के आधार पर होगा या फिर इस बार चेंज के हिसाब से कांग्रेस के जो मुद्दे होंगे उस पर होगा? जो कहा कि ये मुद्दे सड़कों पर, इन लोगों का ये मुद्दा आखिर मुद्दा क्यों नहीं बन पाता और भाजपा क्यों जीत जाती है, इसके सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं का भाजपा की अपेक्षा कमी है। कांग्रेस के पास अपना इंटरनल तंत्र जो है वो बिगड़ा हुआ है, ये बात कांग्रेस को मानना पड़ेगा। और कांग्रेस जिस दिन मान लेगी उस दिन से कांग्रेस ठीक होना शुरू हो जाएगी। तीसरी बात की कांग्रेस बहुत समय तक, लंबे समय तक सत्ता में रही है, यहाँ केंद्र में, बाहर, यहाँ भी। अब वो इन लोगों को आराम तलबी की आदत लग गई है और ये आराम तलबी जो है कांग्रेस के व्यवहार में शामिल हो चुका है। ये लोग आक्रामक तरीके से जितना आंदोलन खड़ा करना चाहिए ये लोग नहीं करते। ये लोग आज भी ट्विटर, फेसबुक, उसके अलावा छोटा सा सिंबॉलिक विरोध ये सब करते हैं। विरोध का जो आक्रामिकता लोगों को जोड़ने का जो तारतम्य होना चाहिए, जो काम राहुल गांधी ने किया, क्या प्रदेश में यहाँ के नेताओं ने किया? यहाँ इनको किसने रोका था? ये सवाल उठता है। ये सवाल कांग्रेस को भी चाहिए कि इस पे ये मंथन करे कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि सारे महंगाई अपनी जगह पर है, नोटबंदी से जो लोगों को हुआ वो अपनी जगह पर है, उत्तराखंड का पलायन अपनी जगह पर है, बेरोजगारी अपनी जगह पर है, पुल धस रहे हैं जगह जगह, ये अपनी जगह पर है। अभी तक यहाँ जो स्मार्ट सिटी का काम नहीं हुआ है, स्मार्ट सिटी के नाले की वजह से
डेंगू महामारी फैल चुका है पूरे देहरादून में, महामारी का रूप ले चुका है। ये अपनी जगह पर है, लेकिन कांग्रेस उसके लिए जो करना चाहिए वो कांग्रेस नहीं करती है, ये कांग्रेस को भी मानना पड़ेगा। रही बात अभी शुभकामना हमारे सपा के नेताजी ने कांग्रेस को दे दिया है, तो मुझे लगता है कि ये शुभकामना उनके लिए काम करेगा, और भाजपा के जो कह रहे थे उनके लिए थोड़ा सा आस्था वाली बात होगी। लेकिन चाहिए था सपा को कि सपा अपना प्रत्याशी नहीं उतारती, इसलिए कि अगर आप कांग्रेस के विरोध में अपना उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं तो कहीं न कहीं आप भाजपा को मदद कर रहे हैं, ये बड़ी साफ बात है। बिल्कुल। शूरवीर जी, एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण जो आपसे पूछना चाहूंगी, जब तमाम विपक्षी दल चाहे सपा हो या फिर आम आदमी पार्टी ये कहते हैं कि जो इंडिया गठबंधन बना वो 2024 के लिए बना, अभी कुछ नहीं है, जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े जाएंगे वो बिना गठबंधन के लड़े जाएंगे, तो फिर उत्तराखंड में कांग्रेस को ऐसा क्यों लगा कि आपको इंडिया का के तहत पर समर्थन मिल सकता है? क्योंकि मथुरा दत्त जोशी की बातों से साफ ये लगा कि वो कहीं ना कहीं इस बात से दुखी हैं कि उम्मीद कर रहे थे समर्थन की, लेकिन वो नहीं हो पाया। देखिए, उम्मीद तो इसलिए भी करनी चाहिए कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अनेक स्थानों पर यह कहा है कि हम इंडिया को मजबूत बनाएंगे, और इंडिया को मजबूत बनाएंगे। अगर उनका प्रत्याशी मजबूत होता तो कांग्रेस को उसका समर्थन करना चाहिए था। और जब कांग्रेस को देख रहे हैं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का आपस में सीधा मुकाबला है, तो समाजवादी पार्टी से अभी भी हम अनुरोध करना चाहेंगे कि वो अपने प्रत्याशी को बिठा करके कांग्रेस के पक्ष में उनको समर्थन दे दें। यही नैतिकता भी है। और मैं तो समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता मुलायम सिंह जी के साथ भी मुझको काम करने का शुभ अवसर मिला है, और मैं ये जानता हूं कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष में अनेक योग्यता, क्षमता है और बहुत संभावनाएं उनकी हैं, तो उनको भी कल मदद चाहिए होगी कहीं ना कहीं, तो आज उनको ये छोटी सी बात के लिए त्याग कर देना चाहिए। जी, तो त्याग की जो आप बात कर रहे हैं सर, क्योंकि इंडिया गठबंधन में अभी भी कांग्रेस जो है वो मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में है नेशनल लेवल पे, लेकिन अगर आप बात करें उत्तराखंड की भी वो स्थिति है, लेकिन उसके उलट जो है सपा ने भी अपना कैंडिडेट खड़ा किया है, तो ऐसा हमें राष्ट्रीय स्तर पर तो नहीं देखने को मिलेगा कि जब चुनाव आया तो फिर जो है अलग अलग सब अपने अलग अलग हो गए, अपने अपने कैंडिडेट खड़े कर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कुछ प्रयास में कमी रह गई है, कि कांग्रेस के बड़े नेताओं को चाहिए था कि वो सपा के नेता से बात करते, और अगर बात करते तो निश्चित रूप से वो प्रत्याशी न उतारते, या जो प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं अब उनके मन में कोई जिज्ञासा होगी, कोई चुनाव लड़ने की तमन्ना होगी, तो वो तमन्ना उनकी व्यक्तिगत तमन्ना है। और समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में कभी भी अपना अस्तित्व कायम नहीं कर पाई है, किंतु उत्तर प्रदेश में उनका अच्छा वो जनाधार है, तो उनको ऐसा करना चाहिए। मैं तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में रहा हूँ, बिल्कुल, तो निश्चित रूप से मैं अभी भी ये कहना चाहता हूँ कि 2 दिन पहले, 4 दिन पहले ही, आज ही, कल ही वो अपने प्रत्याशी का समर्थन कांग्रेस को देंगे, अगर वो आगे के लिए चाहते हैं कि हम लोग भी उनकी मदद करें। अतुल शर्मा जी, कहीं ना कहीं एक बार फिर रिक्वेस्ट जो है आपको की जा रही है कि आपने प्रत्याशी खड़ा कर दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन अभी भी समय आप विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले समय में सपा को भी कभी कांग्रेस की जरूरत पड़ सकती है। तब क्या होगा? अगर आप आज ऐसा कीजिएगा तो बाद में कांग्रेस भी आप ही के साथ यही करेगी। ये सीधा सीधा मैसेज है आपके लिए। नहीं, ये तो राष्ट्रीय लेवल का मुद्दा है। ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों पार्टी के आपस में जो समर्थन की बात करेंगे वो हमें होगा। इस बारे में तो हम कुछ नहीं कह पाएंगे, क्योंकि अभी इंडिया जो गठबंधन हुआ है वो 2024 के चुनाव के लिए हुआ है। ये तो उपचुनाव है, इसमें तो कोई गठबंधन है ही नहीं। अगर इन्हें हमारा समर्थन चाहिए था कांग्रेस को, तो ये राष्ट्रीय लेवल पे बात करते। लेकिन अतुल जी, माफ कीजिएगा, अतुल जी, ऐसा क्यों है? आप लोग प्रचार प्रसार तो अभी से कर रहे हैं ना, तो सिर्फ 2024 का क्या मतलब है? गठबंधन होता है, एनडीए का गठबंधन ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ 24 के चुनाव में होगा, बड़े चुनाव के लिए होगा, बाई इलेक्शन के लिए नहीं होगा। अभी नहीं, वो तो अभी 2024 के लिए हुआ है ना।
तो ये कोई रिटन अग्रीमेंट हुआ है आप लोगों का, या मौखिक तौर पर मीटिंग हुई है कि नहीं भाई 2024 का ही है और आप बाद में समर्थन नहीं करेंगे? नहीं, ये तो आप भी जानती है, अभी कोई लिखित विलिखित की कोई बात नहीं है। जो है इंडिया गठबंधन हुआ है, अभी वो 2024 के चुनाव के लिए हुआ है, एमपी के लिए। अभी एमएलए के चुनाव के लिए नहीं हुआ। अगर इसमें कोई गठबंधन होगा तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसमें जरूर निर्णय लेंगे, हमें उनका आदेश माननी होगा। अतुल शर्मा जी को ये ज्ञान होना चाहिए कि ये एक प्रदेश का एक उपचुनाव है। इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्षों को आपस में बात करने के बजाय प्रदेश अध्यक्षों को करनी चाहिए थी। और मैं समझता हूं कि बात हुई या नहीं हुई है तो मुझे ज्ञान नहीं है कि, पर बात होनी चाहिए थी। और आज भी मैं ये कह सकता हूं, मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी मेरा मुझे सौभाग्य मिला है एक मुख्यमंत्री जी के माध्यम से कि मैंने झांसी से लेकर उत्तरकाशी तक और बुलंदशहर से लेकर महाराजगंज तक का सफर किया है। मैं उनके साथ पूरे प्रदेश में रहा हूं, तो मैं वहां की नब्ज भी जानता हूं। वहां बहुत सी जगह ऐसी है जहां कांग्रेस की मदद सपा को पड़ेगी। ठीक है, आपको भी मदद पड़ेगी अतुल शर्मा जी, तो कहीं ना कहीं आपके लिए नहीं, वार्निंग साइन ऐसा है ना मैडम, नहीं मैडम, ऐसा वार्निंग है साइन है आपके लिए कि अभी भी समय है, बैकआउट कर जाइए। हमारे सीनियर लीडर है सजवान जी, और सजवान जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि ये दोनों आपस में प्रदेश अध्यक्ष को आपस में वार्ता करनी चाहिए थी। जब कांग्रेस की तरफ से ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष के पास कोई वार्ता नहीं आई है तो हम उसमें अपना निर्णय क्या ले सकते हैं? प्रत्याशी को लेकिन खड़ा उनके करने नेता तो ये कह रहे हैं, उपाध्यक्ष तो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे तरफ से बहुत मनाने की कोशिश की गई, पर अब क्या कर सकते हैं, उन्होंने तो अपना प्रत्याशी उतार दिया। गलत बात कही। हमारे पास कोई किसी ने बात नहीं करी है। अगर हमारे पास बात करी जाती तो हम इसमें निर्णय लेते हैं। नहीं, तो अभी आप कह रहे थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लेवल पे बात हुई होगी या होनी चाहिए थी, अभी आप कह रहे कोई बात नहीं हुई है, तो ये कंफर्मेशन भी तो नहीं है ना सर कि अभी तो उन्होंने नहीं, ये तो मैंने आपको ठीक बात कही ना कि अगर राष्ट्रीय लेवल पे राष्ट्रीय अध्यक्ष की दोनों की बातचीत होती तो हमारे पास, ये तो मैंने सुरवीर सजवान जी जो हमारे सीनियर लीडर हैं, मैंने उनकी बात का उदाहरण दिया कि इन दोनों अध्यक्षों की कोई वार्ता नहीं हुई। ठीक है, दिगंबर नेगी जी, जब हम मैंने रिक्वेस्ट कर लिया है और मेरी प्रार्थना उन तक पहुंचा दीजिएगा। और मैं समझता हूं अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, एक संदेश गलत जा रहा है, अन्यथा कुछ बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। दिगंबर नेगी जी, गठबंधन की बात जब हम करते हैं, गठबंधन का नाम जब हम सुनते हैं, अगर ये 2024 के लिए होता तो शायद समय लगता, लेकिन अगर इसी बीच यहाँ पर माफ कीजिएगा बागेश्वर उपचुनाव आ गए तो कहीं ना कहीं एक ट्रेलर तो दिखना चाहिए था सर, आपको क्या लगता है? जिस राजनीतिक दल का नाम भी अपनी जुबान पर उत्तराखंड की महिलाएं और युवा नहीं लेना चाहते, जो रामपुर तिरहा कांड के दोषी हैं, जो खटीमा कांड के दोषी मुख्य पार्टी है, जो मसूरी गोली कांड की मुख्य दोषी पार्टी है, और जिसकी राजनीतिक हैसियत 1500 वोट से ज्यादा की नहीं है, आज मुझे ये देख के बहुत दुख हो रहा है कि उत्तराखंड की प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस और उसके इतने सीनियर मोस्ट लीडर जो कि मुख्यमंत्री के स्तर के व्यक्ति रहे हैं, वो 500,000 वोट की हैसियत भी न रखने वाली और जिसके प्रति उत्तराखंड का जनमानस बहुत ही नेगेटिव सोच रखता है, प्रतिशोध की सोच रखता है, उसके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं समर्थन के लिए। ये कांग्रेस की कमजोरी और हार को सीधे सीधे दर्शाता है कि कांग्रेस कितनी बुरी तरीके से बागेश्वर का चुनाव हारने वाली है। लेकिन आप भी तो कोई कोर कसर नहीं छोड़ते ना, बीजेपी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ती, वो तो फिर भी इस बात को कह रहे हैं ठीक है हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स उतारेंगे। आप तो कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड, कांग्रेस मुक्त भारत का ही नारा लगा देते हैं, तो उसको आप क्या कहेंगे, सही कहेंगे या गलत कहेंगे? देखिए, हम तो अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं। जिन बातों की हमने घोषणा की और जो हमारे घोषणा पत्र का राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर पे रहा है, उन बातों का है। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र रहा है कि हम 370 हटाएंगे।
हमने हटा दिया। लेकिन क्या उसमें कांग्रेस हटाएंगे? सुन ये भी लीजिए, था? सुन लीजिए, सुन लीजिए। राज्य में अरे महाराज, राज्य में भी राज्यसभा आएंगे। में चुनाव हो रहा है, आप दिल्ली ले जाते हैं, ये तो समस्या है आपकी। आप राज्य की भी आ जाइए, राज्य में भी आ राज्य में जाइए, आप अपना ठीक है, वो मैनिफेस्टो नेशनल मॉडल बताते राज्य में भी आ जाइए। आप समझिए, उनका नेशनल मॉडल ही स्टेट मॉडल है सर, उनका नेशनल मॉडल ही स्टेट मॉडल अरे है। महाराज, आप डीके जो पाल है, जी, डीके पाल जी, आप समझिए इस बात को। आप तो अभी उत्तराखंड की राजनीति में आप आपका बीच में से अंकुर भी नहीं निकला है। हमारे बस का सुनना नहीं है। नहीं, आप आप हमारे समझिए, बीच में से अंकुर भी नहीं दिगंबर निकला है नेगी जी ने उत्तराखंड की कुछ गलत राजनीति नहीं में। कहा, क्योंकि उनकी इस- राष्ट्रीय स्तर की राजनीति है, उनकी स्टेट स्तर की राजनीति है। तो फिर हम एक उनके राष्ट्रीय दल है, हम उनके जो राष्ट्रीय दल एजेंडा थोड़ा है वो है। नेशनल लेवल से चलते राज्य हैं को सर। इसलिए तो ये डुबा रहे हैं। राज्य में इन्होंने ठीक कौन है। सा मसला हल अरे किया है? भैया, इस राज्य नगर के निगम का मसला आज भी अध्यादेश पर आधारित क्या वो भारतीय जनता पार्टी की है। हमारी परिसंपत्ति आपको तो है, यहाँ जो अभी वापस बीच में लेकर से के अंकुर आप भी नहीं निकला। आप राज्य के मुद्दों पर और कब आप बात कर रहे लड़ेंगे? हैं। ठीक है। आप राज्य के मुद्दों पर कब अरे लड़ेंगे? निकालने लीजिए। के पाँव भी बाहर नहीं रखे आपकी दिगंबर पार्टी नेगी में। जी। राज्य के और मुद्दों आप पर जो चुनाव चुनाव कब लड़ेंगे? ये बता ठीक है, दीजिए। आप राष्ट्रीय स्तर की बात मत करिए। राष्ट्रीय स्तर पर तो कह गए कि राज्य का पानी और जवानी बह गई। अरे बह रही है भाई, राज्य सनातन में चला गया। 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा के हम कर्जदार हो गए। किसने बनाया? हमने बनाया क्या? हमने बनाया क्या भाई? आपके मुद्दे, आपकी स्थिति, आपने राज्य में सत्ता होने के बावजूद भी राज्य हित के ठीक काम है। नहीं किए। ठीक है, आप हैं जवाब ले जिम्मेदार लेते हैं। इस राज्य को दिगंबर डुबाने नेगी के जी, लिए। आपने कहा एजेंडे पे काम करते हैं जो राष्ट्रीय स्तर से आते हैं। क्या कांग्रेस मुक्त भारत एक एजेंडे का हिस्सा है जो आपको राष्ट्र से मिला है? देखिए, जिस दल का अभी उत्तराखंड की राजनीति में बीच में से अंकुर भी नहीं फूटा, जिसने अभी पालने में से पांव भी नीचे नहीं रखे, उनको बहुत सारे विषय, हर विषय में घुसने की, बोलने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात। लोकतंत्र है सर, नहीं, राजनीति का हिस्सा है। बेशक राजनीति का हिस्सा है, परंतु वो बात बोलनी चाहिए जिसमें आपका योगदान हो। आप लोगों को आपने कुछ बताते हैं। कंट्रीब्यूट किया तब आप जवाब पूछ जिन्होंने सकते हैं। आपको देखिए, जीरो करके कांग्रेस दिल्ली का में हराया, कंट्रीब्यूशन पंजाब में है इस हराया, राज्य में, आपका अस्तित्व जिन्होंने खत्म सत्तावन कर के दिया द्वारा वहाँ पर। राज्य आप कांग्रेस मुक्त के भारत की निर्माण बात में करते हैं। सहयोग दिया हमने होगा। पंजाब मुक्त आपका कहीं भारतीय जनता पार्टी कोई को योगदान नहीं है इस बाहर राज्य निकाल की राजनीति में। दिल्ली में आपका नाम इसलिए आप शांति से सुनिए। आप किसी को क्या बनाएंगे? केवल आप सवाल हमको मत पूछने सिखाइए। करके मेरे सवाल सवाल का पूछने जवाब का नहीं अधिकार दे उसको सकते। होता है जिसने कुछ किया हो। हमें पता है इस राज्य के अंदर वैमनस्य फैलाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, युवाओं पर अत्याचार करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक भी बहन को, अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिला, उसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है। अरे आप जवाब ले किसकी लीजिए। बात करते हैं? देहरादून में जाकर के देखिए स्मार्ट सिटी की कितनी बुरी हालत है। गड्ढे नहीं है, यहाँ सड़क नहीं है, ठीक कितनी है। बुरी हालत है उसमें। ठीक है, कौन हम जिम्मेदार बस है? समझना चाह आप रहे थे, जिम्मेदार आइडियोलॉजी नहीं, समझना जिम्मेदार चाहते। नहीं। बागेश्वर से शुरू हुई थी, बागेश्वर मैं एक उपचुनाव बात के लिए शुरू कहना हुई थी। चाह रहा हूं। जी, कि प्रदेश की सरकार में हो या देश की सरकार में हो, जब घोषणाएं होती हैं तो जनमानस प्रसन्न हो जाता है। और मैं तो कहीं पर भी, कोई भी मंच हो, मैं ये कहने में नहीं चूकता कि गडकरी जी के नाम पर, गडकरी जी का जो काम है, उनके विभाग का जो काम है, उसके नाम पर भारतीय जनता पार्टी अपनी रोटियां सेक रही है। उनका काम दिखाई देता है, जी, ये सत्य है। और जिसका काम दिखाई देता है उसका प्रशंसा करने में, और मुख्यमंत्री ने भाई 2-3 बातें अभी इस प्रदेश में 2-3 काम के लिए उन्होंने आदेश दिए, तो अच्छा लगा मुझको। किंतु जितनी घोषणाएं हुई हैं, मैं तो ये कहता हूं, जब शुरू में 2002 में हमने सरकार बनाई थी, तो 2002 से 2007 में जो पंडित ज्ञानेंद्र तिवारी के नेतृत्व में जो सरकार रही, उसके कार्यकाल में जो काम हम लोगों ने किए, उसके बाद उसकी पुताई तक नहीं हो पा रही है उन कामों की। ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि प्रत्येक राजनीतिक दल के नेताओं को, मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को और विधायकों को ये सोचना चाहिए कि आपके बारे में, आपके अतीत के बारे में भी लोग जानते हैं कि आप क्या थे और आज आप क्या हो गए। ठीक है, मैं और फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूं। और हर व्यक्ति के बारे में जानते लोग, उसका अतीत भी और वर्तमान भी जानते हैं, और इसी अतीत और वर्तमान पर भविष्य निर्धारित होता है। तो सब पहचान रहे हैं कि कितनी, बस दोनों हाथों से भी और पैरों से भी लोग कितना कितना बटोरना चाहते हैं, मेरी समझ में नहीं आता है। ठीक है, मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी। शॉर्ट में फाइनल कमेंट सभी से लूंगी, और अतुल शर्मा जी आपसे शुरुआत करूंगी। शॉर्ट में ये बताइए कि जो रिक्वेस्ट कांग्रेस की तरफ से की गई है समाजवादी पार्टी को, क्या वो कंसिडर की जाएगी? नहीं, वो कंसिडर की जाएगी। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमें आदेश होगा तो हम उसे मानेंगे।
अब इस बात को कंसीडर करेंगे। वैसे सुरभि सुजवान जी ने जो बात कही है अपने उम्र, अंदाज और अध्याय के अनुसार अच्छी बात कही। ठीक है। जी सुभाष झा जी, शॉर्ट कमेंट सर। देखिए, सबसे पहली बात है कि इन्होंने पाल जी ने शुभकामना दे ही दिया है, तो शुभकामना ठीक से दें और पहल करें और ये मैसेज गलत जाए पीछे। अगर ये लोग साथ में मिलकर लड़ना चाहते हैं आगे भी तो। दूसरी बात ये कि सपा का, मैं उनके दिगंबर जी के बातों से सहमत हूँ कि सपा का खास करके पहाड़ी क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में, हरिद्वार वगैरह में तो सपा को थोड़ा बहुत वोट मिल ही जाए, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में मुझे नहीं लगता कि कोई पहाड़ी अगर 2000 का वो जो है कांड किया है, कांड भूल गया होगा, और कोई पहाड़ी सब कुछ भूल सकता है, लेकिन उत्तराखंड का बंटवारा और तिराहा कांड ये नहीं भूल सकता जिंदगी भर। इसलिए सपा को पहाड़ में कहीं वोट मिलने तो रहा, मुझे लगता है 50-100 वोट भी शायद मिल जाए तो काफी है बागेश्वर सीट पर। हाँ, हरिद्वार की बात रहती तो मैं थोड़ा संभाल लेता कि इनको किसी के मिल जाए, ऐसी तक कोई कमजोरी वोट। इसलिए चाहिए कि अपनी हकीकत को समझे और सीखे जाए, जिससे मैसेज गलत जा रहा है। दूसरी गुंजमा बात ये है, बाकी कांग्रेस अपने चुनाव पर कंसंट्रेट करें, मुझे लगता है कि कांग्रेस आगे निकाले जाए। ठीक है, डीके पाल जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर। देखिए, राज्य हित में मैं सिर्फ यही कहूंगा कि कांग्रेस को इस चुनाव को बड़ी मजबूती के साथ लड़ना चाहिए, और इसलिए लड़ना चाहिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस राज्य के अंदर जो वैमनस्य, जो युवाओं के अंदर जो आक्रोश पैदा हुआ है, उनके रोजगार को छीना है, अगर उसको बचाना है तो इस चुनाव को मजबूती के साथ लड़ना चाहिए। और एज ए पर्सन फिर कहूंगा, बसंत कुमार जी वहां, ये आदरणीय नेगी जी कह रहे थे वो नहीं गए, अरे मैं कहता हूँ उनसे ज्यादा कोई उस क्षेत्र में गया ही नहीं है, और वो युवा है और बड़ी ताकत के साथ में वो चुनाव लड़ रहे हैं, एक नौजवान उस बागेश्वर का बसंत कुमार जी के साथ में। इसीलिए मैं कहता हूं कि मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं बसंत कुमार जी, और कांग्रेस पार्टी को मजबूती के साथ में उनको पूरी ताकत के साथ में चुनाव लड़ना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का मौका है। ठीक है, दिगंबर नेगी जी, फाइनल कमेंट शॉर्ट में सर। उत्तराखंड के युवा प्रखर और विजनरी नेता पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में और बागेश्वर की जनता का पिछले 30 सालों से सेवा करने वाले हमारे दिवंगत स्वर्गीय चंदन राम दास जी की उस सेवा को देखते हुए निश्चित रूप से बागेश्वर की जनता एक बार पुनः भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी को बागेश्वर से विजयी बनाएगी। जी शूरवीर जी, लास्ट में आप क्या कहेंगे, जो ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है उससे कैसे निपटिएगा सर? देखिए, सारे नेताओं के मैं रोज विचार सुनता हूं। चंदन राम दास जी को जब मंत्रालय मिला और दुर्भाग्य से उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, तो जो काम उनको उस बीच करने थे वो नहीं कर पाए। इसका भी वहां कांग्रेस को लाभ मिलेगा, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों में जो आपस में बिल्कुल अंदर खाने ऐसा गुस्सा चल रहा है एक दूसरे के प्रति, यहाँ तो लगता ही नहीं कि किसकी कौन मंत्री है, कौन विधायक है। अधिकारी इनके कतई सुनते नहीं है, और इनके आदेशों को, माननीय मुख्यमंत्री के आदेशों की भी पूरी तरह अवहेलना हो रही है। तो जब मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना हो रही है तो बाकी मंत्रियों का और विधायकों की कहाँ सुन रहे हैं लोग। अभी विधानसभा अध्यक्ष ने सर शॉर्ट में प्लीज, विधानसभा अध्यक्ष ने कोटद्वार में अपने क्षेत्र में अधिकारियों की नकारात्मक सोच के बारे में बहुत कुछ बोला है, उसके बारे में सबको ज्ञान है। बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमने चर्चा की बागेश्वर में जो परिस्थितियां बन रही हैं, खासतौर पर इंडिया गठबंधन को लेकर आम आदमी पार्टी पहले ही बैकआउट कर चुकी है। समाजवादी पार्टी ने जो कैंडिडेट खड़ा किया है उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस असहज नजर आ रही है, लेकिन इस डिबेट के माध्यम से एक रिक्वेस्ट जरूर उठी है कांग्रेस की तरफ से सपा को कि आप अभी भी समय है, अपना कैंडिडेट वापस ले लीजिए और कांग्रेस को अपना समर्थन दे दीजिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन जब बनेगा तो आपको भी जरूरत पड़ सकती है, और ऐसा ना हो कि जो आपने अभी कांग्रेस के साथ किया है वो तब आपको भुगतना पड़े। लेकिन स्थिति क्या बनेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, और किसको इसका लाभ मिलेगा बागेश्वर उपचुनाव में ये जनता तय करेगी। फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने। गंगा सी पवित्रता